दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 138 NI एक्ट फाइल कैसे करें, इसमें अक्यूज्ड कैसे केस जीते, कंप्लेनेंट कैसे केस जीते, पुलिस का क्या रोल होता है और बहुत सारी बातें होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि 138 NI एक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेक क्या होता है, चेक की डेफिनेशन क्या होती है। मान के चलो कि आपने किसी को 1 लाख रुपए का चेक दिया, तो आपने 1 लाख रुपए का नोट दिया और सामने वाली पार्टी वो इनकैश करवाना चाहती है और वो चेक बाउंस हो जाता है। तो जो आपने 1 लाख रुपए का चेक दिया था, जो नोट दिया था, वो फर्जी निकला और इसी के आधार पर NI एक्ट 138 का गठन किया गया था। ऐसे मामलों से संबंधित हम 3 प्रकार से केस कर सकते हैं। फर्स्टली 138, सेकेंडली ऑर्डर 37 CPC। इसमें सिर्फ 4 ही डेट पड़ती है और 4 डेट में ही आपको पता लग जाता है कि डिसीजन आपके फेवर में आएगा या आपके अगेंस्ट जाएगा। जैसे कि 138 NI एक्ट में हर चीज के लिए टाइम पीरियड दिया होता है, इसी प्रकार ऑर्डर 37 में भी टाइम पीरियड दिया होता है और 4 डेट में ही आपको पता लग जाता है कि ऑर्डर जो आएगा वो आपके पक्ष में आएगा या आपके अगेंस्ट आएगा। अगर आपके अगेंस्ट आता है तो ये सिविल सूट रिकवरी में चला जाता है, लेकिन इसमें एक समस्या और है, इसमें आपको कोर्ट फीस पे करनी होती है। मान के चलिए 1 लाख रुपए का चेक है तो आपको 3,000 रुपए के समथिंग कोर्ट फीस देनी होती है, परंतु ये प्रत्येक स्टेट की अलग अलग होती है, किसी में कितना होता है किसी में कितना होता है। लेकिन जब आप केस जीत जाते हैं तो जो कोर्ट फीस आपने पे की है वो कोर्ट फीस वो वापिस आपको मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है FIR। इसमें ये बहुत इजी होता है। ये सेक्शन 420 और 406 IPC के तहत इन BNS 318 और 316 के तहत होती है। पुलिस ये FIR दर्ज नहीं करती है, तो आप सोचते होंगे कि आप कोर्ट में जाके FIR क्लोज करवा दें, लेकिन कोर्ट भी ये चीज करवाने से मना कर देती है। कोर्ट कहती है जब 138 का ऑप्शन है आप उसमें फाइल कर सकते हो, तो इसमें FIR करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि चेक पर जो डेट होती है उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको वो चेक बैंक में देना होता है। अगर 90 दिन के बाद देते हैं तो बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वो चेक बेकार हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने 90 दिन के अंदर जो आपके पास चेक है उसको बैंक में प्रेजेंट करें और आप कैश करवाना चाहें तो आप उसको कैश करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीगल नोटिस की। लीगल नोटिस हम कब भेजते हैं? लीगल नोटिस हम जब भेजते हैं जब कोई चेक बाउंस हुआ है और बाउंस होने के बाद हमें एक बाउंसिंग स्लिप मिलती है। उसमें रीजन होता है कि आपका चेक बाउंस क्यों हुआ है। आपका नाम गलत था, आपके सिग्नेचर गलत थे, डेट अलग हो रखी है, या किसी भी प्रकार की और हैंडराइटिंग हो रखी है, या कोई कटिंग हो रखी है, किसी भी प्रकार से बैंक ने वो चेक बाउंस किया है तो उसका एक वो प्रॉपर रीजन देता है और उस चेक बाउंसिंग स्लिप के साथ हम सामने वाली पार्टी को जिस दिन से हमें वो स्लिप मिली है उस दिन से और 30 दिन के अंदर हम सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देते हैं। अब हम बात करते हैं कि लीगल नोटिस में लिखवाते क्या। लीगल नोटिस में हम ये लिखवाते हैं कि आपकी और मेरी लेनदारी या देनदारी बनती थी, वो चीज लिखवाते हैं। कितना अमाउंट था, कैसे दिया था, किस रूप में दिया था, किसी के थ्रू दिया था, किसी के सामने दिया था, कितना दिया था, हम प्रत्येक वो चीज लिखवाएंगे जिससे ये साबित हो कि हाँ हमारे और उसके बीच में लेनदारी और देनदारी बनती थी। तो इस प्रकार से हम लीगल नोटिस में ये चीजें लिखवाते हैं। लीगल नोटिस मिल
जब हमें मिलता है, मान लीजिए हमें लीगल नोटिस 15 तारीख को मिला, हमने 15 तारीख को भेजा और 17 तारीख को हमें मिला, तो हमें 15 दिन तो इंतजार करना होगा। और 15 दिन इंतजार करने के बाद हमें 30 दिन के अंदर उस पर केस फाइल करना होता है। कई बार सामने वाली पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि आप केस फाइल मत करो, और वो आपको पैसा देने के लिए बोलती है, और आप कभी कभी वो पैसा दे भी देती है और आप लालच में आ जाते हैं और आप उस पर केस फाइल नहीं करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो हमें 30 दिन के अंदर हमें केस फाइल करना ही होता है। अगर पार्टी पैसा नहीं देती है तो दे देती है तो ठीक है, नहीं तो हमें 30 दिन के अंदर केस फाइल करना ही होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो चेक बाउंस की स्लिप मिली थी बैंक से, हमें वो स्लिप लगानी होती है। दूसरा, जब हमने उसको लीगल नोटिस, सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस भेजा था, वो बाय पोस्ट भेजा था या किसी कोरियर सर्विस के थ्रू भेजा था, उसकी स्लिप और डिलीवरी, उसकी डिलीवरी कब हुई तो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट लगानी होती है। या कोई ऐसा एग्रीमेंट आपने साइन किया हो जो कि आपके लेन देन को दर्शाता हो, वो एग्रीमेंट लगाना होता है। या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो आपके पास जो आपके लेन देन को दर्शाता हो, आपने किसी अकाउंट से निकाल कर दिए हो किसी को, या किसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हो तो उसकी स्टेटमेंट लगानी होती है। मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो आपके लेन देन को दर्शाता हो या साबित करता हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको केस फाइल में लगाने हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें विटनेस कौन कौन होता है। सबसे पहले तो विटनेस होता है दोनों पार्टियों के बैंक। पहला बैंक आपके बैंक होता है जो ये कहेगा कि हाँ, हमने ये चेक बाउंस की स्लिप इश्यू की है। दूसरा, सामने वाली पार्टी का बैंक जो ये कहेगा कि ये इसी बंदे का बैंक है और हमने ये इश्यू किया। तीसरा, या कोई भी आपके यार दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी हो जिसके सामने लेन देन किया गया था, वो विटनेस हो सकता है जो कि पब्लिक विटनेस कहलाता है। या कोई आपके पास ऐसा कोई ऑडियो वीडियो या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो जो आपके लेन देन को दर्शाए, वो भी विटनेस होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अब हम बात करते हैं इसमें पुलिस का क्या रोल होता है। इसमें पुलिस का कुछ ज्यादा अहम रोल नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही डिनाई कर चुकी होती है कि एफआईआर तो लॉन्च करेगी ही नहीं, तो पुलिस का तो रोल वहीं खत्म हो जाता है। पुलिस सिर्फ एक काम करती है कि जब अक्यूज को सजा मिलती है तो उसको जेल लिख के जाती है। सजा कितनी मिलती है? सजा इसमें 2 साल की सजा मिलती है, और साथ में जो सामने वाली पार्टी का जिसने जो चेक दिया था वो बाउंस हुआ था, वो जितने भी अमाउंट का था तो उसका डबल सामने वाली पार्टी को देना होता है एज ए फाइन, और 2 साल की इसमें सजा होती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जमानत कैसे मिलती है। जमानत मिलना ये बहुत ही आसान काम है, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आराम से जमानत मिल जाती है। सिर्फ आपको बेल बॉन्ड भर के ना 45 नंबर बेल बॉन्ड भरना होता है। आप वो बेल बॉन्ड भर के और कोर्ट में दे सकते हो, कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है और आपको आराम से जमानत मिल जाती है। जमानत का भी इसमें कोई ज्यादा इशू होता नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कंप्लेनेंट केस कैसे जीते। तो कंप्लेनेंट को केस जीतने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कंप्लेनेंट को ये चीज साबित करनी होगी कोर्ट में कि सामने वाली पार्टी से कि उसका पूरा एक वास्तविक लेन देन है, या किसी के सामने लेन देन हुआ है तो उस आदमी की प्रूफ, वो आदमी भी प्रूफ बनता है, या उसके कोई रिटर्न स्टेटमेंट हो, या आपने सामने वाली पार्टी को किसी बैंक से पैसा निकाल कर दिया हो, या किसी के
अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया हो या आपने किसी और के अकाउंट से ट्रांसफर आपके अकाउंट में किया और आपने उस थर्ड पार्टी को दिया हो, तो इस प्रकार एक चक्र सा बनता है और ये दर्शाता है कि हमारा सामने वाली पार्टी के साथ एक वास्तविक लेन देन था और उसने पैसा लिया था। सामने वाली पार्टी की इंटेंशन गलत हो गई पैसा लेने के बाद, अब वो पैसा मुझे पे नहीं कर रही है। अगर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो भी आप उसको कोर्ट में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो तो आप उस इनकम टैक्स पे उस स्लिप में इन रिटर्न में आप दे सकते हो कि मैंने एज ए फ्रेंडली लोन दिया था या मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है जो कि मुझे अब तक नहीं मिला है। वो भी एक अच्छा सबूत बन जाता है और एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि हम कोर्ट में लगा सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके लेन देन को दर्शाए कि हाँ सामने वाली पार्टी के साथ आपका लेन देन था और अब वो पैसा नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से कंप्लेनेंट को ये चीजें ध्यान रखनी होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, अक्यूज पर के झूठा केस हो तो वो कैसे जीते। तो सबसे पहले उसको ये साबित करना होता है कि जो चेक दिया गया है वो एक सिक्योरिटी चेक। अगर मान लो आपका कोई पर्सनली लेन देन था तो भी आपको यही कहना है कि वो सिक्योरिटी चेक दिया था, इसका वास्तविक लेन देन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक का 138 में कोई जगह नहीं होती है। इसके अलावा अक्यूज को यह भी साबित करना होता है कि जो चेक मैंने इसको दिया, जो चेक इसने बैंक में लगाया वो मैंने किसी और व्यक्ति को दिया था, इसने मिसयूज करके ना वो बैंक में लगाया और इसका वास्तविक लेन देन से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका कोई पोस्ट डेटेड चेक है और उस पे कोई अमाउंट लिखा हुआ है या कोई नाम लिखा हुआ है या अमाउंट किसी दूसरे पेन से लिखी हुई है, तो आपको यही कहना है कि वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए या किसी और पर्पज के लिए चेक दिया गया था। सामने वाली पार्टी ने इसका मिसयूज करके ना इसको लगाया है। अगर आप किसी कंपनी के खिलाफ 138 का केस फाइल करते हैं तो फर्स्टली आप कंपनी को पार्टी बनाना है। अगर मान लीजिए अगर किसी कंपनी के किसी व्यक्ति के साथ आपका लेन देन हो रखा है तो फर्स्ट में आपको कंपनी को पार्टी बनाना है, सेकंड में आपको उस आदमी को एड्रेस करना है, फर्स्ट में आपको कंपनी को ही एड्रेस करना है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम लीगल नोटिस भेजने में लेट हो जाते हैं या देरी हो जाती है, किसी कारण भूल जाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो उसका एक प्रावधान होता है सेक्शन 5 में, लिमिटेशन एक्ट में हम उस पर एप्लीकेशन लगाते हैं और कोर्ट उसमें 1000-2000 रुपए का हमें जुर्माना लगाती है, जो कि हम जुर्माना पे करके ना और हमारी जो एप्लीकेशन है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में जो एप्लीकेशन है वो लग जाती है और कोर्ट इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और हमारी फाइल आगे प्रोसेस करने लग जाती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि एक चेक को बार बार बाउंस करवाने से हमारा केस मजबूत बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, एक चेक को एक बार ही बाउंस करवाना ही बहुत होता है, बार बार बाउंस करवाने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास कोई पोस्ट डेटेड चेक आता है तो उसमें ये कभी भी ना कहें कि हमने पोस्ट डेटेड चेक लिया था, उसमें आपको यही कहना है कि सामने वाली पार्टी ने इसमें डेट फिल करके दी थी। कभी कभी क्या होता है कि चेक में स्याही बदल ली जाती है या उसमें 2 पेन यूज हो रखे हैं, तो आपको हमेशा यही कहना है कि सामने वाली पार्टी ने जब ये चेक दिया था तो उसी वक्त उसका पेन खत्म हो गया था और उसने ही दूसरा पेन यूज किया हुआ है, और इस प्रकार की बातें कहकर आप अपनी बात को जस्टिफाई करनी।
कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जब सामने वाली पार्टी को जब हम लीगल नोटिस भेजते हैं तो वो हमें रिक्वेस्ट करती है कि आप केस ना करें, हम आपको पैसा दे दें। और वो आपको उसी वक्त थोड़ा या थोड़ा बहुत पैसा देती है और आप थोड़ा लालच में आ जाते हैं और आप केस नहीं करते हैं, और इस दौरान एक लंबा टाइम पीरियड निकल जाता है। ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो ऑर्डर 37 सीपीसी में आपके पास 3 साल का वक्त होता है, आप अपना केस फाइल कर सकते हैं। चेक बाउंस की स्लिप आपको मिलती है तो आप 3 साल तक केस फाइल कर सकते हैं। आपको ये लगता है कि आपका कोई टाइम खराब कर रहा है या आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, तो आप इसी सेक्शन में आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी कंपनी के खिलाफ कोई केस करना है तो एनआई एक्ट 138 के साथ साथ एनआई एक्ट 142 में भी आप केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।